नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में खेल महाकुंभ का आगाज, राज्यपाल ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला, विश्व स्तर पर देवभूमि का नाम रोशन करने की दी प्रेरणा। बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी, कमजोर सीटों पर सांसदों को सौंपी जिम्मेदारी। बीजेपी को जहां मिली थी हार, वहां सांसद बनेंगे खेवनहार। उत्तराखंड कांग्रेस का हाल, एक अनार 100 बीमार, 5 लोकसभा सीट पर दावेदारों की लंबी कतार, आखिर किसका सपना होगा साकार। लोकसभा चुनाव को लेकर शिक्षकों का बड़ा ऐलान, शिक्षक संगठन ने चुनाव बहिष्कार का किया आह्वान, नहीं मानी गई मांगे तो नहीं करेंगे मतदान। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। हल्द्वानी के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मंगलवार को राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और खेल मंत्री रेखा आर्य ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। न्याय पंचायत स्तर पर आयोजित इस खेल महाकुंभ में हजारों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो वक्त दूर नहीं जब उत्तराखंड के बच्चे विश्व स्तर पर देवभूमि का नाम रोशन करेंगे। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि खेल महाकुंभ में 30 दिसंबर तक ये चलेगा, जिसमें न्याय पंचायत, ब्लॉक स्तर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताएं होंगी। आज खेल महाकुंभ 2023 का शुभारंभ हुआ है और अत्यंत खुशी है कि जिस प्रकार से इसका आयोजन किया गया है, न्याय पंचायत के लेवल से लेकर इसको नेशनल लेवल तक मिलाना और बच्चों को वो सपना और संकल्प का एक मौका देना कि वो भी अपने दिमाग में ये सोचें, अपने सपनों में सोचें कि एक दिन वो जाकर ओलंपिक्स के पोडियम में राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज को एकदम लहराते हुए देखेंगे। आज खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया गया है और उस खेल महाकुंभ का शुभारंभ बिल्कुल जो न्याय पंचायत स्तर पर जो सरकार का संकल्प है कि गाँव का एक एक बच्चा जो खेल में रुचि रखता है तो उसको अवसर प्रदान हम लोग कर सके। राजधानी देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को 10% आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की तीसरी बैठक हुई। समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि समिति सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसे फाइनल रूप भी दिया जाएगा। अग्रवाल ने कहा कि ड्राफ्ट जल्द तैयार कर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। देखिए, आज प्रवर समिति की बैठक थी और मैं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। अब हमने इसमें अंतिम रूप ले लिया है और बहुत जल्दी जो हमारी एक अडॉप्शन बैठक होती है वो करेंगे और कोशिश कर रहे हैं उसे भी हम बहुत जल्दी यानी 3 तारीख को करें। फिर हम ये फाइनल ड्राफ्ट बना के माननीय अध्यक्षा जी को सौंप देंगे, यानी कि हमारा काम लगभग इसमें पूरा हो जाएगा। राजधानी देहरादून की पुलिस लाइन में राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर परेड का आयोजन हुआ। परेड में डीजीपी समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। परेड की सलामी के बाद पुलिसकर्मियों ने शपथ ली। इस मौके पर उत्कृष्ट सेवा देने वाले 72 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया। बता दें कि 24 पुलिसकर्मियों को अति उत्कृष्ट और 48 पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। वहीं राज्य स्थापना दिवस को लेकर डीजीपी ने बताया कि इस साल परेड की सलामी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी। इस लिहाज से पुलिस प्रशासन अपनी तैयारियों को और भव्य बनाने की तैयारी कर रहा है। देखिए, जिन्होंने भी उत्कृष्ट कार्य किया है, ये जो गृह मंत्री माननीय गृह मंत्री पदक है, ये ओवरऑल ACR देख करके होता है। कम से कम 15 साल की सर्विस के लिए उत्कृष्ट और 25 साल की सर्विस पे अति उत्कृष्ट मेडल दिए जाते हैं और सेवा के दौरान जो उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बेस दिया जाता है, किसी कार्य विशेष के लिए नहीं दिया जाता है। तो वो आज पदक प्रदान किए गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उन पर सांसदों को जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि आगामी चुनाव में पार्टी को मजबूती मिल सके। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी, कमजोर सीटों पर सांसदों को सौंपी जिम्मेदारी। जिन विधानसभा सीटों पर बीजेपी की हुई हार, उन पर सांसद बनेंगे खेवनहार। देश में लोकसभा चुनाव बेहद करीब है। ऐसे में उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से कब्जा जमाना चाहती है। इसके लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जिन विधानसभा सीटों पर हार का सामना करना पड़ा,
उन सीटों पर मजबूती लाने के लिए पार्टी ने सभी सांसदों को जिम्मेदारी सौंप दी है। कमजोर सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने मौजूदा सांसदों को जिम्मेदारी दी है कि इन सभी हारी हुई विधानसभा में जाकर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाएं और लोगों से मिलकर उनकी परेशानियों को समझें ताकि उन परेशानियों को दूर किया जा सके। विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर बीजेपी ने जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय कर दी है। 6 नवंबर से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। अपने जो 7 सांसद से भी कार्यक्रम मांगा है, इसमें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी को जो हमने विधानसभा में दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभा का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें उनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभाएं हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल, इसमें अजय जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा, नानकमता, किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राजप्रसाद जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक, तीरथ सिंह रावत, नरेश बंसल, अजय भट्ट, अजय टमटा, डॉक्टर कल्पना सैनी, माला राजलक्ष्मी शाह, इन सभी को हारी हुई विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। पार्टी की तरफ से जिन सीटों की जिम्मेदारी दी गई है, उसी के हिसाब से सांसदों को क्षेत्र में जाना होगा और वहां की जनता से संवाद करना होगा, जिस कारण वहां की जनता ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी को नजरअंदाज किया था। उन मुद्दों को और परेशानियों को ढूंढकर दूर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इन विधानसभाओं में अपने उम्मीदवारों के लिए वोट प्रतिशत पार्टी बढ़ा सके और पार्टी को फायदा मिल सके। हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि बीजेपी किसी भी चुनाव की तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ती। बहरहाल देखना होगा बीजेपी की इस प्लानिंग से आखिर पार्टी को कितना फायदा होता है। जहां एक तरफ सियासी दल उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं इन्हें वोट देने वाले ही चुनाव का बहिष्कार करने की तैयारी में हैं। उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संगठन ने लोकसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। आखिर क्यों, देखिए इस रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, राजकीय शिक्षक संगठन ने उठाई मांग, यदि पूरी नहीं हुई मांग तो नहीं करेंगे मतदान। उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा ऐलान किया गया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की जाती हैं, तो लोकसभा चुनाव में शिक्षक और उनके परिजन चुनाव का बहिष्कार करेंगे। राजकीय शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सड़कों पर है। वहीं सरकार की तरफ से इस पर कोई सुध नहीं ली गई। यही वजह है कि शिक्षकों के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने का ऐलान किया गया है। राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों की मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया गया था, वो आदेशों में तब्दील नहीं हुआ, जिसके बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। 4 अगस्त को माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में शासन विभाग और राजकीय शिक्षक संगठन की एक बैठक हुई थी, जैसे हमारे 13 जनपद कार्यकारिणियों ने, दोनों मंडल कार्यकारिणियों ने प्रतिभाग किया था और संगठन का एक 33 सूत्रीय मांग पत्र था, जिस पर स्वयं माननीय मंत्री जी ने घोषणा की थी, उस बैठक में घोषणा की थी कि 2 महीने के अंदर इन सभी का निस्तारण किया जाएगा। किंतु लगातार वार्ता के क्रम में या लगातार मैं और महामंत्री मेरे जो पैनुली जी हैं, रमेश पैनुली जी, लगातार शासन स्तर पर, विभाग स्तर पर कई दौर की वार्ताएं हो गई हैं, लेकिन 2 महीने के अंदर अभी कोई ऐसी मांग नहीं है
जिस पे कोई प्रगति हमें दिखी। हमने पहले 27 तारीख को काला फीता बांधकर विरोध किया था, फिर एक हफ्ते का समय दिया था और उसमें फिर भी कोई किसी तरह की न विभाग द्वारा न शासन द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी, न सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रिया दिखाई दी। लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि चुनाव के समय पर कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। और सर क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो वो भी जानते हैं कि लोकसभा का वर्ष है तो जितनी अपनी मांगे रखी जाए वो रखता है कि, लेकिन जो परिस्थितियाँ होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और उनके समाधान के लिए धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो सब व्यवस्था समय होंगे और कर्मचारी को मैं आश्वस्त करता हूँ कि हर मांग का समाधान अगर किसी सरकार में हो सकता है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं। लगातार अपने चुनावी लच्छेदार भाषणों से बड़े बड़े वादे और दावे करने वाली भाजपा सत्ता प्राप्ति के बाद इसी तरह से दूध में से मक्खी की तरह लोगों को निकालती है, जिस तरह से आज शिक्षकों को निकाल रखा है। इस प्रदेश में ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो भाजपा के राज से संतुष्ट हो। कुशासन का दंश सब झेल रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, युवा हों या अब शिक्षक। बता दें, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के द्वारा शिक्षक संगठनों के साथ 4 अगस्त को बैठक की गई और उसमें कई मांगों को पूरा करने का आश्वासन भी दिया गया। उन्हीं मांगों को पूरा न होने को लेकर शिक्षकों में आक्रोश है और अब वो सरकार पर दबाव बनाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि लोकसभा चुनाव बहिष्कार को लेकर जो कदम राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा उठाया गया है उससे सरकार कितनी असहज नजर आती है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए क्या शिक्षकों की मांग मानी जाती है। वहीं राज्य कर्मचारी संगठन ने सरकार से सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की है। दरअसल धामी कैबिनेट ने 1 अक्टूबर 2005 से पहले सरकारी पदों पर हुई नियुक्ति में विलंब को देखते हुए उन कर्मियों को पुरानी पेंशन दिए जाने पर मुहर लगा दी। इस फैसले के बाद राज्य के 6 से 7 हजार कर्मचारी पुरानी पेंशन उन्हें दी जाएगी, लेकिन राज्य कर्मचारी संगठन सभी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की मांग कर रहा है। हमारी पहली मांग रही है कि निश्चित रूप से जो पुरानी, केवल इन्हीं को नहीं, जितने भी अन्य कार्मिक हैं, हमारे शिक्षक हैं, सभी को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। अभी मैं इसे सफलता नहीं कहूँगा कि अभी चुनने वाली बात क्यों की गई है। चुनने वाली बात नहीं होनी तो सीधा स्पष्ट शासनादेश होना था कि 2005 जो विज्ञप्ति के लोग हैं उन्हें सीधा पेंशन, पुरानी पेंशन दी जाएगी। तो अब जब तक लागू नहीं हुई तब तक अभी भ्रम की स्थिति है। और अगर निश्चित रूप से सरकार वास्तव में ईमानदारी से इसे लागू कर रही तो निश्चित रूप से हम सरकार का इसमें धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। उधर राजधानी देहरादून के मेयर सुनील उरियाल गामा ने कहा कि राज्य में निकाय चुनाव वक्त पर संपन्न होंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव के मद्देनजर अधूरी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने निकायों की निर्वाचक नामावली को विस्तार से देखने के लिए 3 महीने की समय सारणी जारी की है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि निकाय चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद होंगे। कि सरकार चुनाव के लिए जो है प्रतिबद्ध है। सरकार का जो ओबीसी सर्वे था उन्होंने लगभग हमारा पूरा हो गया। वार्डों में कुछ जो निकाय चुनाव होते हैं उसमें वोटर लिस्ट जो है हर 5 साल में नई बनती है। तो ये कुछ काम चल रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें विलम्ब हो गया है, लेकिन चुनाव जो है बहुत जल्दी जो है चुनाव जो है निकाय के चुनाव संपन्न होंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के नेता आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर महत्वाकांक्षा लिए बैठे हैं। कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा इसे लेकर फिलहाल पार्टी ने कोई फाइनल फैसला नहीं लिया है, लेकिन 5 ही लोकसभा सीटों पर कांग्रेस के दावेदारों की लंबी फहरिस्त नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड कांग्रेस का हाल, एक अनार 100 बीमार। लोकसभा सीटों पर दावेदारों की लंबी कतार, जिताओ चेहरे पर ही पार्टी होगी तैयार। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की तैयारी में तमाम सियासी दल जुट चुके हैं। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करती दिख रही है, लेकिन पार्टी 5 सीटों पर किस चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी, फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। हालांकि महत्वाकांक्षा तो हर कार्यकर्ता के भीतर होती ही है कि चुनाव में पार्टी की तरफ से उसे ही चेहरा बनाया जाएगा, चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इसे लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि 5 सीटों की यदि बात करें तो इन पर दावेदारों की कोई कमी नहीं है।
एक सीट पर कई चेहरे चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुके हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी नैनीताल से चुनाव लड़ने का इशारा दे दिया है। देखिए, मैंने हमेशा पार्टी नेतृत्व का सम्मान किया है। मैंने कहा कि मैं इस दौड़ में नहीं हूँ, लेकिन पार्टी का निर्देश होगा। निश्चित रूप से नैनीताल उधम सिंह नगर संसदीय क्षेत्र से एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी हवाई कमान के निर्देशों का अनुपालन करूंगा। और मुझे मालूम है कि हमारे कई साथी, चाहे नैनीताल जनपद के हों, हमारे उधम सिंह नगर के हमारे साथियों ने, कार्यकर्ताओं ने लगातार मुझसे कहा है कि आप नैनीताल संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ें, और पार्टी नेतृत्व का आदेश यशपाल आर्य के लिए सर्वोपरि है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर कितने दावेदार अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिहरी लोकसभा सीट की। यहाँ से प्रीतम सिंह, गोदावरी थापली, नव प्रभात, विक्रम सिंह नेगी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। पौड़ी लोकसभा सीट, मनीष खंडूड़ी, गणेश गोदियाल, राजेंद्र भंडारी, सुरेंद्र सिंह नेगी, मंत्री प्रसाद नैथानी अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। हरिद्वार लोकसभा सीट पर हरीश रावत, हरक सिंह रावत, अनुपमा रावत, काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र रावत। नैनीताल लोकसभा सीट, यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, गोविंद सिंह कुंजवाल, तिलक राज बेहड़, करण महरा। अल्मोड़ा लोकसभा सीट, प्रदीप टमटा, यशपाल आर्य, संजीव आर्य। ये वो नाम है जो आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि एक सीट पर इतने दावेदारों में से आखिर पार्टी हाईकमान किस नाम पर मुहर लगाएगा, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पहले ही ये इशारा दे चुके हैं कि भले ही वो नाम कांग्रेस बैकग्राउंड का ना रहा हो, लेकिन यदि उसका जनाधार अच्छा है और वो पार्टी को फायदा पहुंचा सकता है तो कांग्रेस उसी चेहरे को चुनावी मैदान में उतारेगी। अब ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस इतने दावेदारों में से क्या किसी नाम पर मुहर लगाती है या फिर इस लिस्ट के बाहर से किसी और का नाम शामिल किया जाता है। प्रदेश भर की महिला कर्मियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने महिला कर्मियों को करवा चौथ की छुट्टी की सौगात दी है। सरकार का ये आदेश राज्य की शासकीय, अशासकीय, शैक्षणिक संस्थाओं और अशासकीय प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। राजधानी देहरादून में 3 से 5 नवंबर तक पहला क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है, जिसमें जाने माने लेखक, फिल्म निर्माता, कलाकार और पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस फेस्टिवल के जरिए आमजन ये जान सकेंगे कि अपराध होने के पीछे कौन है, अपराधियों की मानसिक स्थिति क्या होती है और साथ ही सनसनीखेज अपराधी की विवेचना कैसे की जाती है। बता दें कि क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल के जरिए आयोजक रिटायर्ड डीजीपी आलोक लाल लोगों के अपराध के खिलाफ उन्हें जागरूक करना चाहते हैं। लोग क्राइम लिटरेचर पे कंसंट्रेट कर रहे हैं। ये आत्म सुरक्षा के जो विभिन्न तरीक़े हैं उस पर समय समय पर जिक्र भी होगा, कुछ बातें सामने आएंगी, कुछ प्रकाश पड़ेगा इन चीज़ों पर, लेकिन इस पूरे डिस्कशन का, जो इस पूरे प्रयास का केंद्र बिंदु वो नहीं है, केवल एक आम जानकारी लोगों में डालना है। मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा आइडिया है ये जो क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल हो रहा है, क्योंकि साहित्य समाज का आईना होता है और इसमें इस पर चर्चा होगी, क्राइम कैसे होता है, क्यों होता है, कैसे इसको पुलिस रोकती है और कहाँ कमियां रह जाती हैं। लोगों के साथ, आम जनता के साथ, ऑथर्स के साथ, चिंतकों के साथ डिस्कशन होगा तो कुछ न कुछ नए आइडियाज निकल करके आएंगे और जनता में जागरूकता बढ़ेगी क्राइम के बारे में। वहीं त्योहारी सीजन को देखते हुए डीजीपी अशोक कुमार ने ट्रैफिक प्लान को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में ट्रैफिक सुधार के लिए मोहल्ला स्तर पर संवाद किया जाए और जनता से ट्रैफिक को लेकर सुझाव लिए जाए। डीजीपी ने कहा कि त्योहारी सीजन में दून में ट्रैफिक का दबाव ज्यादा रहता है, लोगों को परेशानी ना हो इसका ख्याल रखा जाए। हमने एसएसपी को कहा है कि मोहल्ला लेवल की बैठकें तो इंस्पेक्टर और टीआई द्वारा की गई, अब वो पूरे शहर को 5 बड़े क्षेत्रों में बांट के, ठीक है, हरिद्वार रोड, मसूरी रोड, चक्रौता रोड, सहारनपुर रोड और कोर देहरादून जो घंटाघर के 4 रोड, इस तरह से 5 अलग अलग बैठकें करें और क्या लोगों के सुझाव लेके और कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। देखिए, फुल प्रूफ ट्रैफिक तो इम्पॉसिबल है, जितनी ज़्यादा ट्रैफिक है देहरादून में और जिस तरह सड़कों की और पार्किंग की वो है, किंतु
इन्हीं सीमित संसाधनों के अंतर्गत कैसे हम यातायात देहरादून के ट्रैफिक को बेस्ट पॉसिबल बना सकते हैं, उसका प्रयास करने को कहा गया। हरिद्वार पहुंची रॉबर्ट वाड्रा ने वीआईपी घाट पर अपनी बुआ की अस्थियां विसर्जित की। उन्होंने बताया कि वो अपने पूरे परिवार के साथ मां गंगा में अपनी बुआ की अस्थियां विसर्जित करने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उनसे पत्रकारों ने राजनीति को लेकर सवाल किया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये वक्त सवालों के जवाब देने का नहीं। हालांकि उन्होंने इतना जरूर कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी है, पार्टी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ेगी। और मैं यही कहूँगा कि हमें देश के लोगों के लिए सोचना चाहिए, जो बेरोजगारी है उसके बारे में, महिला की सुरक्षा के बारे में, और जहाँ युद्ध हो रहा है उसको किसी देश को उसको फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। जो सीज़ फायर प्रियंका ने बोला है और पूरे परिवार ने, गांधी परिवार ने बोला है कि प्रधानमंत्री जी को सीज़ फायर के बारे में और जिक्र करनी चाहिए, वो ज़रूरी है। जो मणिपुर में दुख हो रहा है और लोगों को मुश्किल हो रही है, उसके बारे में सोचना चाहिए। उधर किच्चा में किसानों ने अपनी कई मांगों को लेकर अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने बताया कि उन्होंने गन्ना समर्थन मूल्य 450 रुपए करने के अलावा 15 नवंबर तक शुगर मिल को खोलने की मांग की है, ताकि वो वक्त पर अपनी अगली फसल की बुआई कर सके। उनकी मांगों को लेकर अधिशासी अधिकारी ने आश्वासन दिया है। आए थे आज मुझसे मिलने के लिए, घेराव नहीं था, उन लोगों का ये था कि अनुरोध था कि मतलब ये सब मिल को जो है आप लोग 15 नवंबर के आसपास चलाने करके, क्योंकि इस समय हम लोगों का बॉयलर अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, तो इसमें कुछ समय लग रहा है। तो और जो हमारा विगत वर्ष हमने चलाया था करीब जो है 22 नवंबर को मिल चलाई थी, तो इस बार भी कोशिश करेंगे हम लोग जो है पूर्णतः कि मतलब जो उसी के आसपास हम लोग जो है मिल चला पाएंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। हल्द्वानी में खेल महाकुंभ का आगाज, राज्यपाल ने प्रतिभागियों का बढ़ाया हौसला, विश्व स्तर पर देवभूमि का नाम रोशन करने की दी प्रेरणा। बीजेपी ने तेज की लोकसभा चुनाव की तैयारी, कमजोर सीटों पर सांसदों को सौंपी जिम्मेदारी, बीजेपी को जहां मिली थी हार वहां सांसद बनेंगे खेवनहार। उत्तराखंड कांग्रेस का हाल, एक अनार 100 बीमार, 5 लोकसभा सीट पर दावेदारों की लंबी कतार, आखिर किसका सपना होगा साकार। लोकसभा चुनाव को लेकर शिक्षकों का बड़ा ऐलान, शिक्षक संगठन ने चुनाव बहिष्कार का किया आह्वान, नहीं मानी गई मांगे तो नहीं करेंगे मतदान।